हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ANC01 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेड होता आ रहा है। देखिए, ये जो क्वेश्चन हम इस वीडियो में बताएंगे ये सारे आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है या 1 नंबर का पूछा जा सकता है। यानी कि आपको 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है तो लगभग 10 नंबर के आ जाते हैं। एक एक करके 10 प्रश्न आते हैं 10 नंबर का, और दो दो नंबर के आते हैं तो ये भी आपको 20 नंबर के आ जाते हैं। यानी कि 30 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो वन लाइनर होते हैं। इसके लिए होगा क्या कि आपको छोटे छोटे शब्दों का को जानने का जरूरी हो रहता है। तो आप इसको कैसे जानिएगा ताकि आप इसको बना पाइएगा। तो इस वीडियो में वही सब प्रश्न लेके आए हैं जो आपको 1 नंबर या 2 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। ANC01 का इससे पहले हम काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है ANC01 का, आप उसे देख के एग्ज़ाम की अच्छा तैयारी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है सह एंजाइम क्या है। तो सह एंजाइम क्या है, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जा सकता है प्रश्न। देखिए, और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। देखिए, सह एंजाइम वह पदार्थ है जो कुछ एंजाइमों की क्रिया के लिए आवश्यक है। इनको एंजाइमों के सहायक सहायक एंजाइम भी कहा जाता है। यानी कि सह एंजाइम जो है एंजाइम के सहायक एंजाइम भी कहा जाता है। विशेष एंजाइमों के लिए विशेष सह एंजाइमों की आवश्यकता पड़ती है। अधिकांश बी विटामिन सह एंजाइमों का कार्य करते हैं तथा इस प्रकार कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में सहायता करते हैं। तो सह एंजाइम समझ लिए क्या होता है। देखिए, और आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है बी समुदाय के कौन से विटामिन रक्त निर्माण में सहायता करते हैं। ये भी आपके एग्जाम में 1 नंबर नहीं तो 2 नंबर का पूछा जा सकता है। तो दो ऐसा बी समुदाय के विटामिन बताना है जो रक्त निर्माण में सहायता करता है। तो देखिए, एक तो है फोलिक अम्ल, दूसरा है विटामिन B12। ठीक है, तो फोलिक अम्ल और विटामिन B12 जो है बी समुदाय के रक्त निर्माण में सहायता करता है हमारे शरीर में। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। केराटिनॉइड क्या होते हैं। तो केराटिनॉइड क्या होते हैं, बीटा कैरोटीन के अच्छे स्रोतों की सूची बनाइए। देखिए, ये भी आपके एग्जाम में 4 नंबर नहीं तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, केराटिनॉइड पीले एवं लाल रंग के वर्णक होते हैं जो कि वनस्पतिक खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। ये जो है केराटिनॉइड वनस्पति खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं जिसका रंग पीले एवं लाल रंग का ये वर्णक होते हैं। ये केराटिनॉइड शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें विटामिन ए का पूर्वगामी, ये आगे देखते हैं। देखिए, के रूप में कहा जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले एवं लाल रंग की सब्जियां जैसे गाजर, कद्दू तथा फल जैसे आम, पपीता केरोटीन के अच्छे स्रोत हैं। तो समझ गए कि केरोटिनॉइड क्या होता है, इसके अच्छे कौन से स्रोत हैं। तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका ब्रह्म एवं ब्रह्म द्रव एवं अंतः कोशिका द्रव को परिभाषित करें। तो कोशिका द्रव क्या होता है और अंतः कोशिका द्रव क्या होता है, इनको परिभाषित करना है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कोशिका द्रव। देखिए, कोशिका के बाहर उपस्थित द्रव वह द्रव है जो कि कोशिका को छोट घेरे रखता है, अर्थात कोशिका के बाहर पाया जाता है। उदाहरण के लिए रक्त प्लाज्मा। देखिए, कोशिका के बाहर जो है, बाहर में जो घेरे रखता है द्रव, उसी को कोशिका बाह्य द्रव कहते हैं।
आइए दूसरा देखते हैं, अंतःकोशिका द्रव क्या होता है। देखिए, कोशिका द्रव वह द्रव है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। जो एक कोशिका के बाहर जो पाया जाता है उसे बाहरी कोशिका बाह्य द्रव कहते हैं। कोशिका के अंदर जो पाया जाता है उसे अंतः कोशिका द्रव कहते हैं। समझ गए दो टर्म, और ये टर्म आपको दो दो नंबर में पूछा जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आवश्यकता एवं पोषक तत्वों की प्रस्ताविक दैनिक मात्राओं में आपसी अंतर बताइए। तो आवश्यकता पोषक तत्वों की प्रस्ताविक दैनिक मात्रा में जो अंतर होता है वह आपको बताना है ये प्रश्न में। आइए इसको देखते हैं। देखिए, आवश्यकता से अभिप्राय है कि पोषक तत्वों की वह न्यूनतम मात्रा जिसके सेवन से पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षण नहीं होते तथा शरीर में उन पोषक तत्वों की संतोषजनक यानी उचित मात्रा बनी रहती है। इन्हीं आवश्यकता में पोषक तत्वों की कुछ सुरक्षात्मक मात्रा, जिस इसको इंग्लिश में कहते हैं सेफ्टी मार्जिन, जोड़कर ही पोषक तत्वों की प्रस्ताविक दैनिक मात्रा सुनिश्चित की जाती है। यह सुरक्षात्मक सुनि मात्रा कई कारणों से शामिल की जाती है, जैसे पाक विधि में पोषक तत्वों की क्षति। तो समझ लिए। आइए ये भी आपको 2 नंबर में ही पूछा जा सकता है, और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया, रिपीटेड, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए, आहार नियोजन महत्वपूर्ण है, इस कथन की पुष्टि के 3 कारण दीजिए। तो आहार नियोजन जो है महत्वपूर्ण है, इनकी पुष्टि के लिए 3 कारण आपको बताना है। देखिए, आहार नियोजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्या होता है, इससे संतुलित आहार की प्राप्ति होती है। आहार नियोजन से संतुलित आहार प्राप्ति होती है हमारे शरीर को। दूसरा है, आहार आकर्षक तथा रोचक लगता है। तो आहार नियोजन करने से आहार जो है आकर्षक एवं रोचक लगता है। धन, समय तथा ऊर्जा का अधिकतम उपयोग होता है। आहार में भिन्नता लाई जा सकती है आहार नियोजन करके। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है, होता आ रहा है, तो इसको भी अच्छे से आप समझ लीजिए। यदि एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आपको एक तरह से पॉइंट मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वृद्धावस्था में होने वाले 2 मुख्य शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। देखिए, वृद्धावस्था में जब पहुंचता है तो शरीर में क्या परिवर्तन होता है उसको बताना है। देखिए, पहला परिवर्तन क्या है, शरीर के अंगों में सक्रिय कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। शरीर में जो है सक्रिय कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। दूसरा है, पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली में परिवर्तन। तो पाचन तंत्र में भी कार्यप्रणाली में परिवर्तन होता है। तीसरा है, हड्डियों की संरचना में परिवर्तन। हड्डियां की संरचना में भी परिवर्तन होने लगता है वृद्धावस्था में आने के बाद। एक क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए, नवदुग्ध में जीवन रक्षक गुण होते हैं। नवदूध दूध में जो है जीवन रक्षक गुण होते हैं। तो कैसे, समझाइए। देखिए, नवदुग्ध जीवन रक्षक होता है क्योंकि यह बहुत से सुरक्षात्मक कार्य करता है। इसमें रोग प्रतिकारकों तथा श्वेत रक्त को कणिकाओं की सांद्रता काफी अधिक होती है, जो कि नवजात शिशु की संक्रमणों से रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमें किशोरियों के आहार की और विशेष ध्यान क्यों देना चाहिए। देखिए, किशोरावस्था में जो है लड़कियों के लिए आहार नियोजन में विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यों, कारण बताना है। देखिए, कोई एक कारण बताइए जिसे आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। तो किशोरावस्था में जो लड़कियां होती है उसमें आहार नियोजन बनाते समय आप कौन सी बात को महत्वपूर्ण बना के उसका आहार नियोजन बना सकते हैं। देखिए, किशोरावस्था की
लड़कियां ही भविष्य की माताएं हैं। उनमें से कुछ किशोरावस्था में ही मां बन जाती है। इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह स्वस्थ रहे तथा उनकी वृद्धि अधिकतम संभव सीमा तक हो पाए, ताकि उनमें बच्चे भी स्वस्थ रह सके और जीवन में आगे बढ़ सके। तो यह महत्वपूर्ण कारक जो है आप ध्यान में रख के किशोरावस्था में जो लड़कियां हैं उसका आहार नियोजन बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्च किस प्रकार शर्करा यानी चीनी से भिन्न है? तो स्टार्च और शर्करा जो है भिन्न है एक दूसरे से किस प्रकार? देखिए स्टार्च एक बहुत बड़ा अणु है जो कि बहुत सारी मूल कार्बोज इकाइयों यानी कि ग्लूकोज से बना होता है। ये ग्लूकोज की लंबी श्रृंखलाएं सीधी या सखित होती है। घर में प्रयोग आने वाली चीनी अपेक्षाकृत बहुत छोटा अणु है जो केवल दो मूल इकाइयों, एक ग्लूकोज तथा एक फ्रक्टोज से बना होता है। तो समझ लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए अनाज से प्राप्त प्रोटीन की कोटि किस प्रकार बेहतर बनाई जा सकती है? तो देखते हैं अनाजों में लाइसिन एक अनिवार्य एमिनो एसिड कम मात्रा में पाया जाता है। तो अनाजों में जो है लाइसिन जो है कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि अन्य पदार्थों जैसे दालों एवं दूध इत्यादि में लाइसिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अतः इनकी प्रोटीन की कोटि दालों या अन्य पशुजन्य पदार्थों के साथ मिलाकर प्रयोग से बेहतर बनाई जा सकती है। तो अनाजों में जो है लाइसिन की मात्रा कम पाई जाती है, इसमें दाल मिला के खाने से लाइसिन भरपूर मात्रा से यानी कि प्रचुर मात्रा से हो जाता है। तो इसको एक उच्च कोटि का प्रोटीन बनाया जा सकता है मिला के। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, दो अनिवार्य वसा अम्लों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछा जाएगा। हो सकता है आ जाए तो आप इसको बना पाइएगा। तो दो अनिवार्य वसा जो अम्लों का नाम बताना है। पहला है लिनोलिनिक लिनोलेनिक अम्ल, दूसरा है लिनोलाइक अम्ल। तो दो अम्ल याद रखिएगा, लिनोलिनिक अम्ल, दूसरा है लिनोलीक अम्ल अम्ल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भोजन के खर्च में किफायत लाने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? तो पहला है परिवार का आय, दूसरा है परिवार के सदस्यों की संख्या, तीसरा है खाद्य पदार्थों का वर्तमान मूल्य। तो भोजन को किफायत बनाने के लिए ये 3 जो है महत्वपूर्ण कारक है जो आप किफायत बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ब्राउन शर्करा क्या होता है? तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा गया है। देखिए क्रिस्टलीय मोलासेस को ब्राउन शर्करा कहते हैं। क्रिस्टलीय मोलासेस को जो है ब्राउन शर्करा कहते हैं। एक लाइन में लिख दीजिएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हमारे देश में नमक के कौन से 4 स्रोत हैं? तो हमारे देश में जो है नमक बनाया जाता है कौन कौन से स्रोत हैं? देखिए चट्टान से नमक प्राप्त होता है, झील से नमक प्राप्त होता है, धरती के नीचे से भी नमक प्राप्त होता है और समुद्र से भी नमक प्राप्त होता है। तो 4 स्रोत बताएं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये जो प्रश्न 15 प्रश्न बताएं ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। तो यदि आप देखे होंगे तो इसको बना के आइएगा। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू। जय हिंद।